तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? मार्च महीना। मार्च महीने में ये हमारा दूसरे वाले वीक का सेकंड वाला पार्ट है। कौन कौन से दिन हम इसमें कवर करने वाले हैं? 12, 13 और 14 तारीख को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। इसकी क्विज वीडियो के बाद में आप लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या है? राष्ट्र सुरक्षा सप्ताह, नेशनल सेफ्टी वीक, ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 4 से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाता है। थीम भी है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। पहली बार इसको 1972 में मनाया गया था। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और वीक, एक और सप्ताह होता है जिसे आप कहते हो नेशनल रोड सेफ्टी वीक। हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। वो कब से कब तक होता है वो भी आप याद रखें, 11 से लेकर 17 जनवरी तक। अच्छा, ये तो नेशनल सेफ्टी वीक हो गया। इसी से नेशनल सेफ्टी डे अगर आपसे पूछ लेंगे तो वो याद रखना, वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप पूछते हो ना, एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता दो, तो ये वही प्रश्न है कि अभी किस राज्य ने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है असम ने। तो उपग्रह का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो असम सेट उस सैटेलाइट का नाम है। और इस तरह से असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास खुद का सैटेलाइट होगा। तो असम इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। और उद्देश्य क्या होगा? कृषि में, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा के लिए, पुलिस अभियानों में इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। तो यह आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एक चक्रवात आया, तूफान आया जिसका नाम अल्फ्रेड है। कहाँ पे आया, कहाँ पे तबाही मचाई? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को, तूफान को किस नाम से जानते हैं? तो विली विलीज कहते हैं, याद रखना, विली विलीज। फिर अगले में पूछ रहे, अच्छा ये इस तरह का प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो, कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कैसे कंफ्यूज कर सकता है? आप जानते हो मिथिला, मिथिला से आपको क्या याद आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर कहीं ना कहीं बिहार से होगा। लेकिन यही तो कंफ्यूज करने वाली बात है। इसका आंसर बिहार नहीं होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। तो अभी मार्च में ही गुजरात के गांधीनगर में ये शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य था, गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान को सम्मान करने के लिए इसका आयोजन किया। और आप जानते हो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वो अपने सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसीलिए आप या कोई भी स्टूडेंट मिथिला देख करके बिहार आंसर कर सकता है अगर आप उसने वो ये पढ़ा नहीं होगा तो याद रखना, गुजरात के गांधीनगर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि साइना नेहवाल है। अच्छा, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये एक शटलर है, यानी कि इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो अभी ये किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो उस कंपनी का नाम है नारिका। तो फ्रांस की कंपनी है ये नारिका। ये कंपनी भारत का एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब आप कह सकते हो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला ये सैनिटरी प्रोडक्ट है जो इस कंपनी के होते हैं, दोबारा से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंपनी का नाम सिंपल से याद रखो आप, तो नारिका है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी साइना नेहवाल बन गई है। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि बुक का नाम क्या है? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को तो लिखा है मदन मोहन सती ने। लेकिन अगर पूछे इस बुक को लॉन्च किसने किया, तो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ये बुक है, ये बुक का लेखक है मदन मोहन सती। किसके ऊपर ये बुक लिखी गई है? नाम से समझ में आ रहा होगा, भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया? प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। सही उत्तर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश। हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर है प्रणव वेंकटेश। और अभी विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया। और ये खिताब जीतने वाले वो 7वें भारतीय बन गए हैं, ये भी ध्यान रखना। चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 जो अभी कहाँ पे हुई थी? तो ये मोंटेनेग्रो के पेट्रोवेक शहर में हुई थी। ये जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप होती है ना, 20 साल से कम उम्र के शतरंज खिलाड़ियों के लिए होती है। प्रणव वेंकटेश की बात करें तो ये भारत के 75वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभी हमने कहा कि वो ये खिताब जीतने वाले 7वें नंबर के भारतीय बन गए। आप पूछोगे ये खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और इसी चैंपियनशिप में जो महिला वर्ग का खिताब है वो जीता अन्ना सुखमन ने, जो रशिया की प्लेयर है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है क्योंकि ये भारतीय है, इन्होंने ये खिताब जीता। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया? तो इसको त्रिपुरा ने शुरू किया है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, अगर ये आपसे पूछेंगे तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने ही अभी इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन किया है। मैं आपको बताता हूँ दोनों योजना क्या है। दोनों योजना आप यूं कह सकते हो राज्य की लड़कियों के लिए है, कन्याओं के लिए है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना तो राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे या कह सकते हो बीपीएल का जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो उनके लिए ये योजना है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी, बालिका के नाम पे 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा कर देगी और जब बच्ची की आयु 18 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद में उसको ये बॉन्ड की राशि दे दी जाएगी। सरकार का ऐसा मानना है कि जब तक बच्ची 18 वर्ष की होगी इस बॉन्ड की वैल्यू 10 लाख रुपए तक हो चुकी होगी। तो ये योजना है। एक और योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये जो हायर सेकेंडरी में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए है। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षा बोर्ड में या जो भी उनका 12th का एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी का एग्जाम होगा, अगर जो बच्चियां उसमें अच्छा स्कोर करती है, मेधावी छात्राओं को, इस तरह की मेधावी इंटेलिजेंट छात्राओं को हम फ्री में स्कूटी देंगे। 140 मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो सिंपल सा दोनों योजना याद रखना, वो तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या है, लेकिन ये योजनाओं के नाम याद रखना किसने शुरू किया है, त्रिपुरा की योजनाएं हैं। अगला देखते हैं। अब ये दिवस है, दिवस भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे, ये 2025 वाला कब मनाया गया, मतलब हर साल फिक्स नहीं होता, तो इस बार वाला याद रखेंगे आप 10 मार्च को मनाया गया। वैसे मनाया कब जाता है ये, तो मार्च महीने के दूसरे सोमवार को ये दिन मनाया जाता है। तो 2025 में हम 10 मार्च को मना रहे हैं कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। थीम भी है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल की बात करें तो 56 सदस्य देशों का ये एक संघ है। इसमें वही देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। इनके बीच एक गेम्स भी होते हैं जिसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हो, हर 4 साल में होते हैं। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में, और अब अगला होगा 2026 में 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहली बार कब हुए थे ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स को कब होस्ट किया था, 2010 में नई दिल्ली में हुए थे, वो इसका 19वां संस्करण था। ये सब याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए अभी 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो हम ये खरीद रहे हैं रशिया के साथ। अब रशिया की कौन सी कंपनी है वो भी देख लो। तो हमने क्या पढ़ा कि भारत अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीद रहा है और रशिया से खरीद रहा है। रशिया की कौन सी कंपनी है, रशिया की रोसोबोरोन एक्सपर्ट्स नाम की कंपनी है। उसके लिए हमने अभी $248 मिलियन का समझौता भी कर लिया है। एक्चुअली में हमारे ये जो टैंक है ना, ये 1970 से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह सकते हो अभी इनमें 780 हॉर्स पावर का इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर रहे हैं हम और इसमें अब 1000 हॉर्स पावर के इंजन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम रशिया से ये खरीद रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी किस देश ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो आप सबको पता है उत्तर तो मॉरिशस हो जाएगा। आपको पता है अभी मॉरिशस सरकार ने 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया था और हमने पढ़ा भी था, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया है। तो जब मोदी जी वहां गए तो उनको मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए, ये भी याद रखना, और पूरे विश्व में 5वें व्यक्ति बन गए हैं, वैश्विक नेता बन गए ये सम्मान पाने वाले, पहले तो भारतीय हैं। और जब मोदी जी वहां गए, ये पॉइंट भी याद रखना, तो मॉरिशस में उनका सम्मान किया गया पारंपरिक गीत गवई कार्यक्रम से। ये गीत गवई कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है। ये एक पारंपरिक भोजपुरी स्वागत संगीत समारोह है। बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सारे वहाँ पे बसे हुए हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं वहाँ पे। तो ये ज़रूर याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है एज ए स्टैटिक ऐसे ही बनते करंट अफेयर से ही, ठीक है। और गीत गवई को आपको एक और पॉइंट बता दूं, 2016 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा चुका है। और ये पॉइंट और देखा हमने कि ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी जी इनके
राष्ट्र स्थापना दिवस समारोह में पहली बार गए, इससे पहले भी जा चुके हैं, 2015 में भी गए थे। और इसके अलावा भारतीय सेना का जो एक युद्धपोत है INS इम्फाल, उसने भी यहाँ पे मॉरिशस के राष्ट्र दिवस परेड में हिस्सा लिया, तो ये भी याद रखना कौन सा है, INS इम्फाल है। इसके और इन सब के अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में 8 समझौतों पर भी समझौते हुए, मतलब हस्ताक्षर हुए, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे मॉरिशस की बात है तो एक बार मॉरिशस जरूर देख लेना चाहिए, ये तो हमारा प्यारा भारत हो गया। और ये रहा मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल होती है, करेंसी क्या है, मॉरिशन रुपी, और प्रेसिडेंट अब नए बन गए हैं, अभी दिसंबर में ही बने थे। चलो उनका नाम बताइए, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, डेली करंट अफेयर्स वाली में। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनका नाम क्या है, और ये भी नए बने थे, नवीन राम गुलाम इनका नाम है, याद रखना। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र आपसे पूछेंगे तो मॉरिशस आंसर करना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2020 से 2024 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, इंपोर्टर कंट्री कौन सा बताया गया, तो यूक्रेन को बताया गया। फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर रखा है भारत को, और तीसरे नंबर पे कतर को रखा है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हथियारों को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात करते हैं, उसका 8.8% हथियार यूक्रेन ने खरीदा है। दूसरे स्थान पे भारत है 8.3% हथियार आयातकों के साथ, मतलब हथियार इंपोर्ट करने के मामले में। अच्छा, ये तो बात हो गई सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है, आपने कहा यूक्रेन, भारत दूसरे स्थान पे है। अगर इसी का उल्टा पूछा जाए सबसे ज्यादा हथियार कौन बेच रहा है, तो उस मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अच्छा, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछेंगे, ध्यान से सुनना, कि भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीद रहा है, तो उस मामले में रशिया नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे अच्छा दोस्त रशिया ही है। ये भरोसा नहीं है, ये दोगला इंसान है। ठीक है, तीनों बातें ध्यान रखना। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। फिर अगले में पूछ रहे, भारतीय बैंक संघ का भी CEO किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखेंगे अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। जितने भी भारतीय बैंक है उनका ये एसोसिएशन है, अतुल कुमार गोयल। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट और बोंगो सागर नाम का अभ्यास हुआ, तो ये दोनों अभी हमने किए हैं बांग्लादेश के साथ में। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इसका भी 6ठा संस्करण हुआ मार्च में ही। इसके अलावा एक बोंगो सागर अभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका भी 4था संस्करण भी हुआ। ये दोनों कहाँ पे हुए, बंगाल की खाड़ी में हुए, और इसमें भारत की तरफ से INS रणवीर ने हिस्सा लिया। ये चीजें आप ध्यान में रखना। उसके अलावा पूछ रहे हैं, धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअली में ये दिवस भी कोई फिक्स नहीं होता, आप कह सकते हो कि मार्च के दूसरे बुधवार को, वेडनेसडे को ये मनाया जाता है, तो आंसर होगा इस बार 12 मार्च, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तो नो स्मोकिंग डे हो गया। अगर आपसे पूछेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है, तो वो 31 मई होता है, वो फिक्स है, वो ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को चुना गया है। तो फरवरी महीने के लिए, कौन से महीने के लिए, अभी आपको पता है ICC चैंपियंस ट्रॉफी उसको भारत ने जीता है। चलो आप मुझे बताओ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी को अभी भारत ने जीता है, जो कि इसका 9वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है पाकिस्तान और UAE में। भारत के सारे मैच यहीं पे हुए थे, UAE में, और भारत ने इसको जीत लिया। भारत ने तीसरी बार इसको जीता है। अब एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, भारत ने किसको हरा करके जीता है, ये आपको बताना है। बाकी अभी फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया शुभमन गिल को, और महिलाओं में अगर बात करेंगे एलाना किंग को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। सिंपल सा याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, और अभी उनका निधन हो गया है, तो नाम हो जाएगा V रामास्वामी। तो इनके लिए, इनके नाम के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के वे पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा है, तो आंसर हो जाएगा आर्मी, सेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका 5वां संस्करण हुआ। 2 फेज में हुए थे ये। पहला फेज इसका जनवरी में हुआ था लेह लद्दाख में, अभी दूसरा चरण हुआ इसका मार्च में जम्मू कश्मीर में। तो दोनों फेज में मिलाकर के हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय सेना इसमें टॉप पे रही है, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे लद्दाख इसमें रहा है। ये इस बार इसका 5वां संस्करण था, याद रखना। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट आप ध्यान रख लो कि अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, कौन से गेम्स,
पैरा गेम्स होंगे, अभी 2025 में दूसरा संस्करण होगा, वो नई दिल्ली में होंगे, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस हवाई अड्डे ने ASQ पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ASQ का मतलब होता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। कौन देता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। और किसको दिया अभी? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इसी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए ये ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। ये लगातार 7वां साल है जब इसको ये पुरस्कार मिला हो। अच्छा, अगर आपसे पूछे कभी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन ऑपरेट करता है, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो सिंपल से याद रखेंगे, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। उद्घाटन किया हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। फिर अगले में पूछ रहे भी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतन मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो नेशनल आर्चिव्स ऑफ या आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसने अभी अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। और इसी मौके पर हमारे जो पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। वैसे इस मिशन की घोषणा अभी केंद्रीय बजट में भी की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का, कि भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वे करना, उनका दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन करना और उनका संरक्षण करना, उनको रिजर्व रखना। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। बाकी राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, तो एक सरकारी संस्था है जिसका काम क्या होता है, पुराने और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं उनको संजो कर रखना, उनकी देखभाल करना। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, डायरेक्टर जनरल है अरुण सिंघल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया है, तो इम्पोर्टेंट है। अभी नई दिल्ली में हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और भारत ने यहाँ पे 134 मेडल जीते, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज के साथ। तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं जदिया स्वामी फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, आंसर लगा हुआ है। तो आंसर यही हो जाएगा तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में बडगा समुदाय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फेस्टिवल वाले प्रश्न में फेस्टिवल याद रखो, कहाँ मनाया जाता है, अगर कोई समुदाय या जनजाति मना रही है तो वो भी आप याद रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत में किस कंपनी ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी SpaceX के साथ समझौता किया, तो दोनों ने किया है, जियो और एयरटेल ने। और आपको पता है SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है, और इसी की एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जिसका नाम स्टारलिंक है। और इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। इसने क्या कर रखा है, पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में हजारों की संख्या में छोटे छोटे सैटेलाइट को स्थापित कर रखा है, जिनके जरिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये हो जाता है कि जैसे अभी जियो एयरटेल को इंटरनेट देना होता है तो ये केबल के थ्रू या फिर खंबे लगाते हैं तो उनके थ्रू इंटरनेट देते हैं। जैसे अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला एरिया है, तो इधर इंटरनेट बहुत लो स्पीड पे आता है, बहुत दिक्कत आती है, दूर से दूर तक इधर टावर नहीं है। लेकिन इस केस में इनको ना केबल की जरूरत पड़नी है ना टावर की जरूरत पड़नी है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट से आने वाला। जैसे आप यहाँ पे रहते हो, आपको इंटरनेट चलाना है, तो आपके आसपास जो ऊपर सैटेलाइट होगा ना, वहां से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे इंटरनेट चाहिए होगा ना, तो ऊपर मेरे आसपास कहीं सैटेलाइट होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में इन्होंने सैटेलाइट लगा रखे हैं, तो यहाँ से मुझे इंटरनेट मिल जाएगा। आप यहाँ रहते हो, यहाँ से मिल जाएगा। तो सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगा, तो केबल और इनका खर्चा बच जाएगा। इसी के लिए समझौता किया अभी जियो एयरटेल ने इसके साथ, याद रखना। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहाँ पर बनेगा, तो ये प्रयागराज में बनेगा, याद रखना। अच्छा, क्या है ये कलाग्राम, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा विशेष संस्कृत गांव होगा। अच्छा, क्या है ये कलाग्राम, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा विशेष सांस्कृतिक गांव होगा जिसमें भारत की कला संस्कृति परंपराओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा, उसी के लिए बना रहे हैं। मतलब उद्देश्य आप कह सकते हो भारतीय लोक कला सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करने एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश ने अभी प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये आप याद रखना। देश का पहला होगा तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
फिर अगले में पूछ रहे अभी मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब भैया किसने जीत लिया, वो एक भारतीय ने जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। उन भारतीय का नाम है एंजेला स्वामी। तो मिस नहीं है, ये मिसेज की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड के पटाया में हुआ था और राजस्थान बीकानेर की रहने वाली एंजेला स्वामी, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछूंगा आपसे। तो मैं पूछ रहा हूं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता था, कौन सा संस्करण था, कहां पे हुआ था। 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन सा संस्करण, कहां पे हुआ और किसने जीता। देखिए कौन कौन बता पाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 का ही तो पूछ रहा हूं। बताओ, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फ्रंटियर टेक हब को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप करना। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है भाई, तो आप कह सकते हो एक उभरती हुई तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों, उसके प्रिंसिपल का उपयोग करके उन समस्याओं को हल करती है जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, फ्रंटियर टेक हब को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। आपको मैं बता दूं, अगर कोई पहली बार न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, तो नीति आयोग से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मैंने अलग से क्विज बना दी है। नीति आयोग से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में आप प्रश्न पढ़ रहे हो, उस पर अलग से नीति आयोग पे मैंने, और ये कहाँ मिलेगी आपको, टॉपिक वाइज जो क्विज है ना। टॉपिक वाइज क्विज में आप देखोगे, क्योंकि 2025 से हमारी एप्लीकेशन ने काम करना शुरू किया, तो 2025 जनवरी से हर महीने की टॉपिक वाइज क्विज मैंने तैयार कर दी है। तो एक बार वहां जाओ आप, और जो भी आप लगाना चाहते हो, अवार्ड लगाना चाहते हो अवार्ड का मिल जाएगा, सबमिट लगाना चाहते हो एआई से संबंधित प्रश्न लगाना चाहते हो, मिलिट्री एक्सरसाइज सबमिट लगाना चाहते हो, या फेस्टिवल जो भी न्यूज में रहे वो लगाना चाहते हो, हर टॉपिक पे आपको क्विज उपलब्ध होगी। तो जाओ, अब प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। और ये सारी चीजें पूरे YouTube में कोई भी आपको फ्री में इतना मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, और उसके अलावा ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। अब इसका उपयोग करना न करना ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, या गूगल प्ले स्टोर से, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी देखते हैं आगे। खैर, हमारी आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त हो गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। और नए स्टूडेंट को बता दूं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि हर वीकली में आपका 2 पार्ट में लेकर के आता हूं, क्योंकि एक सिंगल पार्ट में अगर 7 दिन में आपके लिए लेकर के आऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाता है। लंबे वीडियो से बहुत लोगों को बोरियत होती है, या नहीं अच्छा लगता, पढ़ाई में बोरियत होती है उनको जॉब तो चाहिए, जॉब से पैसा भी चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए लंबा वीडियो, छोटा वीडियो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे तो दोनों स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक वीक को अब मैं 2 पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो जिनको बोरियत होती है लंबे वीडियो से, अब इसी को मैंने 2 पार्ट में कर दिया ऐसे करके। और जो लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 2 पार्ट में लाओ, 3 पार्ट में लाओ, ठीक है। तो अब सबका समाधान हो गया इससे, क्योंकि मैक्सिमम जगह आप देखोगे ना तो एक ही वीडियो आता है, या तो वो लॉन्ग वीडियो आएगा, या अगर वो शॉर्ट वीडियो करते हैं तो आप समझ जाओ शॉर्ट वीडियो कर दिया, इसका मतलब वहां पे क्वेश्चन की कमी कर दी गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उन्होंने लिया नहीं है, ले लिया तो वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और मेरा टारगेट है, एक तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, खुद भी मुझे नहीं छोड़ना, और इसमें जो जो काम की बातें होती है वो सारा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जरूर बताऊंगा। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता डेली करंट अफेयर्स की तरह, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जरूर बताता हूं, वो आपने देख ही लिया है। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज तैयार हो गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके लगा लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, राधे राधे। और हाँ, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। इतनी सी मेरी रख लो गुहार, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी राधे राधे आप सभी को।